ओम शांति। गीत जब बज रहा था तो एक बात याद आ रही थी। 2005 में हम मुंबई पहुंचे थे और वहाँ हॉस्पिटल है ज्वाइन किया। दो तीन दो तीन दिन तो हॉस्पिटल में ही रहे थे। बाद में एकोमोडेशन दिया गया, तो एकोमोडेशन हॉस्पिटल के पीछे था और वहाँ ऑलरेडी 2 डॉक्टर्स रह रहे थे। जब उस कमरे में हम गए तो शराब की बोतलें पड़ी हुई थी, सारा अस्त व्यस्त था। सामने का कमरा और अंदर के कमरे में 2 डॉक्टर्स रहते थे, पर एंट्रेंस एक ही था। बहुत विकारी वायुमंडल था, तो हमने सोचा हम नहीं रहेंगे, वापस मधुबन आ जाएंगे। बट ये भी था कि बहुत कुछ पढ़ना है या सीखना है, पर यह पक्का था कि यहाँ तो रहना नहीं है। वो जिस तरह का सब कुछ था, तो वहाँ PSCS में बाबा का कमरा है एक छोटा, एंट्रेंस में। वहाँ रात भर बैठे थे और रात में एक मैसेज आया था। जब हमने बताया था डॉक्टर अशोक मेहता सर को कि मैं तो जा रहा हूँ, तो उन्होंने एक मैसेज भेजा था, इफ़ यू वांट टू बर्न शाइन लाइक द सन, यू मस्ट फर्स्ट बर्न लाइक द सन। यदि सूरज के समान चमकना है तो पहले सूरज जैसा जलना होगा। रात भर बैठे थे और फिर सोचा कि यदि वापस जाना है तो कुछ सीख कर जाएंगे। 3 दिन उस कमरे को साफ करने में लगे थे। सूरज रे जलते रहना, लिखा है यही तेरे भाग में, तू जल जल के किरणें बिखेर, तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में। तुम्हारा कर्तव्य ही है जलना, और जब तक जलते नहीं तब तक प्रकाश भी नहीं फैला सकते। जब तक तपस्या नहीं तब तक आत्मा मेडिकल में एक उदाहरण हमेशा दिया जाता है शेरलॉक होल्म्स का। सब जानते होंगे, महान जासूस, डिटेक्टिव। तो मेडिकल में हमेशा कहा जाता है शेरलॉक होल्म्स जैसी अप्रोच होनी चाहिए। पेशेंट का डायग्नोसिस तब से चालू होता है जब से वो गेट से एंट्री कर रहा है। तो शेरलॉक होल्म्स महान जासूस, बहुत सारी चीज़ें वो पकड़ लेता है जो बाकी लोग नहीं पकड़ पाते। उदाहरण जो दिया गया है, एक वो एक जगह पर है, कुछ लोग आते हैं, उसकी आंखों पर पट्टी बांधते हैं, उसको घसीट कर लेके जाते हैं और एक बग्गी में बिठाते हैं। बग्गी जाती है और दिखाया है वो एक ऑफिस में बैठा है। सामने एक व्यक्ति है और वो सामने वाला व्यक्ति पूछता है, क्या तुम बता सकते हो तुम कहाँ हो? तो फिर शेरलॉक होम्स अपना बताना चालू करता है। उसकी आंखों पर पट्टी थी
वो कहता है कि मुझे आपने वहाँ से पकड़ा, कुछ लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधी, फिर बग्गी में बिठाया, फिर बग्गी गई, फिर राइट टर्न हुई, फिर लेफ्ट टर्न हुई, और फिर एक स्पीड ब्रेकर आया, बड़ा स्पीड ब्रेकर, वो केवल उसी रोड पर है। तो तुम लोग मुझे उस रोड से लेके आए। फिर तुम मुझे एक बेकरी के पास से गए, क्योंकि वहाँ पर वो सुगंध केवल उसी बेकरी की है, और वो सुगंध कहीं पर भी नहीं है। फिर तुम लोग मुझे इधर से लेके आए, उधर से लेके आए, फिर वहाँ से तुम लोगों ने मुझे उठाया, नीचे उतारा, फिर तुम लोगों ने मुझे लिफ्ट में बिठाया, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ वो लिफ्ट बराबर 12वीं मंजिल पर जाकर रुकी। और रही बात आप कौन है, तो आपकी जो अंगूठी है, वहाँ उसकी आंखें पट्टी खोलकर उसे पूछा जाता है, तब वो कहता है ये आपकी जो अंगूठी है, ये तो इस कंपनी की अंगूठी है। एक कंपनी का नाम बताता है। और जहाँ तक आपकी बात है, तो क्योंकि आप वहाँ बैठते हैं तो आप उस कंपनी के चेयरपर्सन हैं। और रही बात आपने मुझे क्यों उठाया, तो आपके जो कान है यहाँ पर बाल है, और ये जो हेरिडिटरी ट्रेट होता है, पिता को होगा तो बेटे को होगा, और मेरा जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसको भी ऐसे ही बाल है, तो आप उसके पिता हो। अब प्रश्न केवल एक ही है कि आपने मुझे बुलाया क्यों, बाकी वो सब कुछ बता देता है। दिस इज कॉल्ड शेरलॉक होल्म्स अप्रोच। मेडिसिन में ये बहुत बहुत फेमस है। तो शेरलॉक होम्स के लिए कहा गया है, उसका एक साथी दिखाया है, डॉक्टर वाटसन। तो ये दोनों एक बार जंगल जाते हैं पिकनिक के लिए, कैंपिंग के लिए। वाटसन कहता है शेरलॉक से कि आप इतने इंटेलिजेंट कैसे, एक छोटे से सुराग से क्रिमिनल तक पहुंच जाते हो, कैसे करते हो ये सब, इतनी सूक्ष्म दृष्टि। शेरलॉक होम्स कहता है इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं लॉजिक का यूज करता हूँ। हर चीज जो जीवन में होती है वो क्यों होती है, उसका सूक्ष्म रहस्य क्या है। मैं तर्क करता हूँ, वितर्क करता हूँ। तर्क, कुतर्क और वितर्क, ऐसे तीन शब्द हैं। इन तीनों में क्या अंतर है? तर्क, वितर्क, कुतर्क। तर्क जो है उसके अपोजिट जो वितर्क है, एक है तर्क लॉजिक, और उसका जो अपोजिट देगा वो वितर्क। और कुतर्क जो है वो तो गलत तर्क, इलॉजिकल। तो शेरलॉक होम्स कहता है मैं हर चीज जो जीवन में होती है उसमें तर्क का प्रयोग करता हूँ, कि ये जो हुई, ये क्यों हुई, क्यों हुई, क्यों हुई, 5 टाइम्स वाई। वाई, अच्छा ये कारण है, अच्छा वो क्यों हुआ, उसके नीचे वाला वाई, फिर वाई, फिर वाई, फिर वाई। तो वाटसन कहता है अच्छा ठीक है, अब मैं समझा, अब मैं भी ऐसा ही करूँगा। तो दोनों रात में सोते हैं, टेंट है जंगल में। अचानक आधी रात वाटसन की आंखें खुलती है, शेरलॉक की भी खुलती है, दोनों सो रहे हैं टेंट में। शेरलॉक होम्स कहता है तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो वाटसन कहता है अच्छा तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो ना, तो रुको मुझे भी लॉजिक का यूज करने दो। तो वो कहता है अगर एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखूं तो ये ब्रह्मांड है, और मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं, अनगिनत तारे। यदि ज्योतिष्य के हिसाब से कहूं तो शनि की दशा, सैटर्न की दशा, ऐसी दो तीन बातें बताता है। यदि समय विज्ञान के हिसाब से बताऊं तो अभी सुबह के 2:45 बज रहे हैं। और फिर वो कहता है यदि अध्यात्म के बारे में बताऊं तो ये परमात्मा कितना शक्तिशाली है, कैसी अद्भुत सृष्टि रची है उसने, इतने तारे, अनगिन तारे। और फिर कहता है यदि मेटेरोलॉजी के हिसाब से बताऊं तो मुझे लगता है ये शायद इतने तारे होंगे, उतने तारे होंगे। उसको लगता है मैंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। और फिर वो
होम्स से पूछता है तुमको क्या लगता है? वो कहता है अरे मूर्ख, मुझे एक ही लगता है कि हमारा जो टेंट है कोई चुरा के लेके चला गया। क्योंकि टेंट में सोए थे, तो ये दिख कैसे रहा है तुमको? उसको लगता है उसने वो लॉजिक का प्रयोग किया है, पर वो लॉजिक नहीं था, वो भटक गया था। तो जो बातें अत्यंत सरल होती है वो कई बार लॉजिक लगा लगा कर जटिल हो जाती, सोच सोच कर या अपने चिंतन उसमें डाल डाल कर। तो आज हम ऐसी 4 बातें देखेंगे। मेडिकल में हमेशा सिंड्रोम का प्रयोग किया जाता है इस शब्द का। वैसा ही एक डिश सिंड्रोम, DISH, जिसकी खोज आज सुबह सुबह हुई है। ये 4 शब्द ऐसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं। एक, ये 4 शब्द ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति तर्क वितर्क करता है। ये 4 शब्द ऐसे हैं जिसको इस ब्राह्मण परिवार में सबसे ज्यादा मिसयूज्ड किया गया है, और वो है DISH, डिश। सबसे पहला है डी, ड्रामा। सबसे पहला शब्द है ड्रामा। ड्रामा कहने का अधिकारी कौन है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। सबसे पहला तो एक परमात्मा, दूसरा केवल वही जो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित है। परंतु इस शब्द का इतना अधिक प्रयोग किया गया है, तर्क वितर्क कुतर्क लगाया गया है कि ड्रामा, हर जगह पर ड्रामा का प्रयोग किया जाता है, हर ड्रामा जगह और यूज किया जाता है, मिस यूज किया जाता है, तर्क दिया जाता है, कुतर्क दिया जाता है, वितर्क दिया जाता है उसके लिए। वास्तव में ड्रामा 2 है, एक छोटा एक बड़ा। सुबह उठना कितने बजे ये मैं डिसाइड करता हूँ। आज मुझे क्या करना है, पूरा दिन भर टाइम वेस्ट करना है, यहाँ वहाँ की बातें करनी है, इधर उधर घूमना है, मोबाइल, इंटरनेट, शॉर्ट्स, रील्स, ये सबसे बड़ी माया है। इसमें टाइम देना है या फिर कुछ चिंतन करना है स्वयं के बारे में। हम जो चल रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ खड़े हैं जीवन की इस यात्रा में। तो एक सेकंड के लिए सभी आंखें बंद करेंगे और अपने आप से पूछेंगे, मैं कहाँ खड़ा हूँ। जो भी आपकी दिनचर्या है, उस दिनचर्या में हम अपने आप के लिए कितना टाइम निकालते हैं, सो कितनी वहाँ की दिनचर्या देखेंगे। कितने बजे उठते हैं, कमरा कैसा है, उठते ही क्या कर, दिन भर कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, जब लोगों के बीच होते हैं तब, और जब अकेले होते हैं तब स्थिति कैसी रहती है, किस किस से बात करते हैं, किसको कॉल करते हैं, मैसेज, दोपहर कैसी है, शाम कैसी है, रात कैसी, अमृत वेला कैसा है, ब्रह्मचर्य कैसा है, संबंध कैसे है, व्यक्तियों के साथ और भोजन के साथ और वस्तुओं के साथ अपनी दिनचर्या को आंखों के सामने लाएंगे, डिपार्टमेंट को, वहाँ के लोगों को,
से पास्ट के लिए है। वर्तमान एक बड़ा एक छोटा। जो बड़ा है वो पूर्व नियोजित है, प्री डेस्टिन्ड। और जो छोटा है वो मेरा है। मैं ड्रामा का रचयिता हूँ। आई डिसाइड कि मुझे आज क्या करना है। हम जा रहे हैं योग करने नुमा शाम का, और अचानक कोई मिलता है और वो कहीं और लेके चला जाता है, और हम मना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं ये व्यक्ति में, किसी अननेसेसरी रिलेशनशिप में, या फिर कोई ऐसी सेवा में जिसमें केवल डिस्टरबेंस है, और फिर पास समय तक स्थित है और बहुत ऊंची अवस्था में है। और जो अतीत में गलतियां हो गई उसके लिए हम कह सकते हैं ड्रामा। यहाँ हर बोलचाल में ड्रामा शब्द आता है। पहले गलती करो। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि 3 P। एक तो पहले पाप करते, फिर पश्चाताप करते, तीसरा शब्द पार्डन अर्थात क्षमा मांगते। इस को ब्राह्मणों ने, क्या शब्द था, 79 अव्यक्त मुरली, एक रूटीन बना लिया। पाप करना, पश्चाताप करना, क्षमा मांगना, फिर पाप करना, फिर पश्चाताप करना, फिर क्षमा मांगना। इसको रूटीन बना। तर्क का प्रयोग, लॉजिक, प्रेजेंस ऑफ माइंड। आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे, कल रात में भी, मनमत और प्रेजेंस ऑफ माइंड में क्या अंतर है। एक है मनमत, एक है प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या दोनों सेम है? मनमत अर्थात जो श्रीमत से, प्रेजेंस ऑफ माइंड अर्थात जहां हम अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं, बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर रहे हैं। वो लिखा हुआ नहीं है कहीं, वो उस समय ऐसी परिस्थिति कभी आई ही नहीं किसी को, उस समय प्रयोग किया जा रहा है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के पिता या बड़े भाई देवेंद्रनाथ टैगोर थे। वो ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन खेत से जा रही थी, अंधेरा था। वो वॉशरूम में गए, बाथरूम में ट्रेन के, और वहां उनकी महंगी घड़ी उतारी उन्होंने, और वो घड़ी गिर गई, और ट्रेन तो तेजी से जा रही थी। उन्होंने अपनी सिगरेट भी फेंक दी नीचे, और फिर जाके ट्रेन की चेन खींची। ट्रेन तब तक बहुत आगे निकल चुकी थी, खेत था, पूरा अंधेरा था। अब कैसे ढूंढे वो कहाँ है, इतनी आगे निकल गई ट्रेन, क्योंकि ट्रेन का चेन खींचने के बाद भी ट्रेन तो चालू रहेगी, फिर थोड़े समय के बाद रुकेगी, 1-2 किलोमीटर तो निकल गई होगी। फिर वो लोग पीछे आए और उन्होंने बराबर घड़ी अपनी पकड़ ली, निकाली। वो टीसी ने पूछा तुमको कैसे पता चला? उन्होंने कहा मैंने अपना सिगरेट, जो जलती हुई सिगरेट थी, उसी समय फेंक दी थी वहां पर। तो वो सिगरेट को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आया, सिगरेट की रोशनी। अभी ये कहाँ लिखा है, किस किताब में कि ऐसा करना चाहिए? इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। या शायद ऐसी परिस्थिति कभी कभी आए ही ना। तो मुरलियों में श्रीमत लिखी, पर बहुत सी बातें, जो 100 बातें हमारे जीवन में हो रही है, वो शायद उसमें उसका वर्णन नहीं है। परंतु वो प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप होगा बुद्धिमत्ता से, अनुभव से और चिंतन से। लंबा समय जिस बुद्धि ने चिंतन किया है, वो समय पर अचानक परिस्थिति आ गई, अपने आप सटीक निर्णय लिया जाएगा, अपने आप। वो हम किसी से पूछ नहीं सकते कि इसका क्या करें, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ। एकदम नया प्रश्न, जैसे किसी ने प्रश्न पूछा था शिव बाबा को फिजिक्स आता है कि, इसका क्या उत्तर? और लाइव हो रहे हैं आप, यू आर लाइव। लाइव। ये चिंतन का विषय है, पर तुरंत उत्तर। तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो सबसे पहला है डी, ड्रामा। तो जो हो गया वो छोड़ दो, पर आज जो करना है, जो छोटा ड्रामा है, जो इस अभी का ड्रामा है, वो किसके कंट्रोल में है? मेरे। तो आप सबको बहुत अच्छा ये अवसर मिला है कि 3 दिन प्रकृति के सानिध्य में एकांत में बैठकर चिंतन करना है। और सबसे बड़ा चिंतन है खुद का।
कि अब तक हमने क्या क्या किया। अपने पूरे जीवन को एक फिल्म की तरह देखना है। आकाश की तरफ देख के जैसे पूरी फिल्म चल रही है, क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। जितना हम मौन में और जितना एकांत में जाते हैं, उस एकांत का फायदा उठाना है। रिव्यू एवरीथिंग, सारा कुछ। हमको याद है जब हम 21-22 साल के थे और वो एक साइलेंस था 5-6 महीने का, और उसमें भी 15 दिन, बचपन से लेके 21 वर्ष तक क्या क्या हुआ वो सारा लिखा था, ऑटोबायोग्राफी जैसा। ऐसा लगा था बस अभी शरीर छूटने वाला है, ये अभी अंतिम समय चल रहा है। और पर वो इतनी ज़्यादा एकाग्रता आ गई थी 15 दिनों में, वो पूरा मौन, कोई आवाज़ नहीं, किसी से कोई बात नहीं। मौन तो लंबा ही था 4-5 मास का, पर उसमें वो 15 दिन बहुत ज़्यादा एकाग्रता थी। उसमें जैसे ऐसे लगा किसी चोटी पर बैठे हैं और वहाँ से पूरा जीवन दिखाई दे रहा है। यहाँ जन्म हुआ, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, और ये करते करते अब यहाँ पहुँचे। अब मैं यहाँ हूँ, अब मुझे क्या करना है। तो जब भी एकांत मिले तो क्या काम करना है? बचपन से अब तक का सब कुछ देखना है। किस गांव में जन्म लिया, कहाँ पले बड़े, माँ बाप, बहन भाई, स्कूल कॉलेज या जो कुछ किया, और अब यहाँ खड़े। तो उस ड्रामा के प्रति, जो अतीत की घटनाएं हैं, उसके प्रति एक साक्षी भाव निर्माण होगा। नहीं तो हम अतीत से जुड़े हुए हैं, कहीं पश्चाताप है, कहीं दुख है, कभी एक भाव है कि यह होना नहीं चाहिए था, कहीं दर्द है, कहीं पीड़ा है, कहीं चोटें हैं भीतर, बहुत सहन किया है, अपनों ने बहुत घाव दिए हैं। जो घाव है चेतना में, उसका ट्रीटमेंट है प्रेममयी साक्षी दृष्टि। अपने ही घावों को दूर से देखना। जैसे ही उन पर हमारी अपनी दृष्टि पड़ेगी, वो हीलिंग चालू होगा। इनर चाइल्ड हीलिंग कहते हैं इसको साइकोलॉजी में। एक भीतर छोटा सा बालक है जिसको बहुत हर्ट किया गया है, बहुत दुखाया है उसको सब ने, और वो किसी के सामने बता नहीं सकता है। और उससे जब भी सामना होता है, हम जब भी अतीत की घटना याद करते, वो सारा दृश्य सामने क्रिएट हो जाता है और उसके साथ हम तदात्म जुड़ जाता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, और वही आंसू, वही दुख या सुख अभी तुरंत हो जाता है। हम साक्षी होकर नहीं देख पाते उसको, आइडेंटिफाई हो जाते हैं अतीत से। तो एक अभ्यास है, वो भी करना है केवल अमृत वेला, दिन में नहीं। दिन में करेंगे तो याद आ जाएगा। जैसे हमारा किसी ने अपमान कर दिया सबके सामने, अब ये घटना है 50-10 साल पहले की, पर आज भी अगर याद किया तो वही दुख, वही आंसू आ जाएंगे। वो पूरा हीलिंग उसका हुआ नहीं है। हम अचानक बीमार पड़ गए थे, हॉस्पिटल में अकेले थे, हमने जिनको सोचा था कि ये मेरी मदद करेंगे, कोई भी नहीं आया। दर्द है एक। तो पहला, साक्षी होकर इस ड्रामा को देखना। दूसरा है आय, अर्थात ईश्वरीय श्रीमत। श्रीमत, ये जो शब्द है, हर एक अपने अपने रीति से यूज करता है, अलग अलग तरीके। हर व्यक्ति की श्रीमत की परिभाषा अपनी अपनी है, और हर एक को लगता है मेरी जो परिभाषा है वो सबसे एक्यूरेट है, मैं जो कर रहा हूँ वही राइट है, और दिस इज एज पर। छोटा सा अभ्यास है जो अभी अभी करना है। जिन्होंने शूज पहने हैं वो निकाल देंगे, और सॉक्स भी। हम 4 प्रकार के अभ्यास करेंगे, उसमें से पहला अभ्यास ये है, एक लाइन में चलना है, अलग अलग, पर एक पैर ऐसा तो इमीडिएटली दूसरा पैर ऐसा, एक पैर ऐसा तो दूसरा पैर उसके आगे, पीछे चल के वैसे ही आना है। और ये सोचना है कि मैं श्रीमत पर चल रहा हूँ, और ये रास्ता बड़ा कठिन है, क्योंकि ऐसे चलते समय पैर इधर उधर नहीं जाना चाहिए,
तो जितना सावधानी से हम ये चलेंगे, एक अलर्टनेस क्रिएट हो जाएगा माइंड में। क्योंकि मन बेहोश जब होता है तब विकर्म होते हैं, पाप होते हैं, कुकर्म होते हैं, गलतियां होती है, गफलत होती है। जब हम निरंतर अलर्टनेस में रहते हैं तो वो गलती नहीं होगी। हम एक बार आपको बताएंगे, आपको पता है, फिर करके आएंगे। और निरंतर ये भाव रखो कि ये जो लकीर है ये श्रीमत की लकीर है। पेन पेपर रख देंगे अलग अलग लाइन से, सामने जाके लास्ट तक जाके वापस आना, बहुत धीरे धीरे, अत्यंत सावधानी पूर्वक। ये श्रीमत की लकीर है। कदम कदम सावधानी, प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ। इस मार्ग में चलना है। कभी बैलेंस चला भी जाता तो फिर अपने आप को संभाल लेना है। ये श्रीमत है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या यही है। बाबा मुझे गाइड कर रहा है और जैसे जैसे अभ्यास होगा स्पीड बढ़ जाएगी और फिर आराम से चल सकेंगे, बिना गिरे, बिना कंफ्यूजन के। संसार की माया मोह कुछ भी मुझे आकर्षित नहीं करता है। मेरा मार्ग अटल है। कुछ देखना ही नहीं है यहाँ वहाँ क्या चल रहा है। नाक जोक झरमोई जगमोई, पर चिंतन पर दर्शन, वापस रिटर्न। चलते हुए भी अशरीरी अवस्था, मुझ आत्मा से चारों ओर पवित्रता की किरणें फैल रही। चलते हुए भी मन की तार शिव बाबा से मैं सहजता से चल रहा हूं, बिना डरे, टोटल बैलेंस। परमात्मा छत्र छाया आकर बैठ जाएंगे धीरे धीरे। और जो बैठ गए हैं, बैठने के बाद आंखें बंद कर इस यात्रा के विषय में सोचेंगे। जो आ रहे हैं वो धीरे धीरे ही आएंगे। ये जीवन की यात्रा है, ये सजगता की यात्रा है, ये होश की यात्रा है। बैलेंस। आंखें बंद करके अपने जीवन की यात्रा को देखेंगे। यदि हम इतना सजगता पूर्ण चले होते तो आज का इतना होश। आंखें बंद, देखेंगे बचपन से चल रहा हूं। गांव, वो कॉलेज, वो स्कूल, वो परमात्मा परिचय, वो मधुबन, बाबा मिलन, सेवाओं के दिन, समर्पण का दिन। और तब से दूसरा है श्रीमत। ये जीवन भर की साधना है। श्रीमत क्या है समझना। क्योंकि मुरलियों में अगर एक वाक्य है तो दूसरी मुरली उसके विरोध में है, तीसरी मुरली में कुछ और है। क्योंकि मुरलियां जो चली है वो समय, संकल्प, समय, परिस्थिति, व्यक्ति को देखकर चली है। कहीं लिखा है तुम्हें गीत सुनना है, कहीं लिखा है तुम्हें गीतों से परे जाना है, कहीं लिखा है सामने जैसे लोग बैठे उस अनुसार लिखा है, कहीं लिखा है तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से होना चाहिए, इसको तो याद ही नहीं करो। कहीं लिखा है कुछ बच्चे कहते हैं हम इसको याद नहीं करते, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। उनके लिए मुरली अलग, कॉन्ट्रास्टिंग है, विरोधाभास है। इसीलिए अगर संपूर्ण ज्ञान समझना है तो संपूर्ण अध्ययन चाहिए। एक लाइन पकड़ के हम नहीं बैठ सकते कि इसमें ये कहा था, फिर दूसरी और
उसी टॉपिक के विषय में दूसरी 10 मुरलियों में क्या कहा है उसका अध्ययन। तो फिर बुद्धि में समझते हैं अच्छा ये करना है, और उसके बाद में भी जो एग्जाम पेपर आएगा वो कुछ और ही आएगा, एकदम नया। हमको लगेगा आउट ऑफ सिलेबस है, एब्सोल्युटली आउट ऑफ सिलेबस। ये तो इसका क्या करे ऐसा। जैसे हमारे ओपीडी में एक बहन आई थी जो ज्ञान में चलती थी, तो उस कन्या ने कहा मुझे भाई बनना है, उसका ऑपरेशन यहाँ होता है क्या? मुझे बहन बन के नहीं रहना, मुझे बचपन से घृणा है बहन के शरीर से। और शायद उसने करा भी लिया है ऑपरेशन, वो कब से ढूंढ रही थी। प्लास्टिक सर्जन, बहुत बड़ा ऑपरेशन है वो सर, चेंज, पर उसको करना ही था। अब इसका क्या करे? क्या ये भी देहभान नहीं है? स्त्री समझना पूर्व। दूसरा है श्रीमत। तो निरंतर बाबा से पूछते रहना कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। अमृत वेला, तभी उत्तर आएगा। अंतिम जो उत्तर आता है वो बुद्धि से नहीं आता है, हृदय से आता है। फाइनल आंसर, जहां हमारा तर्क खो जाए। जैसे उस दिन भी कहा था, मैरी क्यूरी थी, 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, मैथ्स में एंड फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। मैरी क्यूरी, वो 3 साल से एक गणित पर काम कर रही थी, सॉल्व ही नहीं हो रहा था। सब कुछ उसने सोच लिया, सबसे बड़ी गणितज्ञ। और एक रात अपने प्रॉब्लम के साथ बैठी थी और नींद लग गई और सो गई। सुबह जब उठी तो देखा उत्तर लिखा हुआ है, और वही उत्तर है जो उसको मिल नहीं रहा था। उसने लगा ये किसने लिखा, तो देखा तो उसकी खुद की हैंडराइटिंग थी। फिर उसने देखा दरवाजा बंद है, कोई दूसरा तो आया ही नहीं है, मैं ही थी यहाँ। तो वो सोचते सोचते सो गई थी, और ये उत्तर कहाँ से आया उसे भी नहीं पता। वो रात में उठी और उत्तर लिख के फिर सो गई। तो द आंसर हैज कम फ्रॉम बियॉन्ड द कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस से, सब कॉन्शियस से, अचेतन से उत्तर आया था। तो अमृत वेले वो समय है जब हमारा चेतन मन अचेतन मन के बीच में जो बैरियर है, पर्दा, वो उठ जाता है। इसलिए यही वो समय है जब केवल योग नहीं करना है, कुछ पढ़ना है। अभी कल की मुरली में था, बाबा 2 बजे उठते हैं और लिखते हैं। हम अमृत वेला टाइम है जो ये पर्दा खुलता है ना, तो इसमें बहुत सारा फायदा उठा लेना है। जो 1 आवर रूल है लाइफ का, जो सबसे डिफिकल्ट माया है हमारे लिए, जो उलझन है, जो कंफ्यूजन है, उसका चिंतन तब करना है। हम तब योग करते हैं और दिन भर फिर उसका चिंतन करते हैं। उस समय उसका चिंतन करना है, उस प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम का हो या जो भी समस्या का हो, जो कहीं फंसे है या कुछ भी बीमारी है, एनीथिंग। तो अमृत वेला का पहले तो टाइम बढ़ाना है, धीरे 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 धीरे। सब पुराने हैं, हो सके तो जितना जल्दी हो सके सो के, ताकि हम 2 से पहले उठ जाए। जो कुछ होता है योग, वो 1:30 के पहले होता है, बाद में भीड़ चालू हो जाती है सबकी। द बेस्ट टाइम इज 2 to 3:30, यही टाइम। पर यहाँ पहुँचने के लिए पूरी दिनचर्या, ऊपर नीचे बहुत कुछ करना पड़ेगा, पर वो आवश्यक है। वो जो सन्नाटा होता है, वो जो अशरीरीपन अवस्था आती है, आप लोग नीचे रहते हैं, बट जो मधुबन में रहते हैं उनको पता है, वो आंगन ऐसा एक, जैसे मधुबन पूरा एक गर्भ, गर्भ जैसा हो जाता है उस समय। उसी गर्भ से नया जन्म होता है। तो ड्रामा, ये श्रीमत। तीसरा है सेवा। सेवा ये शब्द भी सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है। जिसको हम सेवा कह रहे हैं शायद वो कुछ और ही है। शायद उसमें अहंकार की तृप्ति हो रही है, शायद उसमें मैं का विस्तार हो रहा है, शायद उसमें कोई स्वार्थ है, शायद बचपन से कोई इच्छा थी प्रसिद्धि की, वो अभी इसके आधार पर पूर्ण हो रही है।
और उसको हम हर चीज़ को सेवा का स्टैंप लगाते हैं, ये सेवा 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 सेवा। सेवा क्या है? ये खोज है। जिसको हम सेवा कह रहे हैं वास्तव में सेवा है क्या? हमको लगता है हम किसी की मदद ही करते रहे। साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल है, यदि हम किसी व्यक्ति की कंटिन्यूस मदद करते रहे तो उस व्यक्ति का हमारे प्रति एक घृणा भाव उत्पन्न होता है। हमको लगता है वो हमारे, क्योंकि हम हमारे उपकारों तले वो दबा है। साइकोलॉजी बियॉन्ड साइकोलॉजी इसको कहते हैं। उसके मन में रहता है कि हम भी कभी इसकी मदद करें, ये इसका भी दिवालिया निकले, ये इसको भी अवस्था इसकी नीचे चली जाए, फिर हम इसको बताएंगे कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। हमको सुनाता है ना, हमको चाहिए भी। एक्चुअली उस समय नीचे अवस्था गिर गई है, घर की माता जी, पिताजी, भाई बहन या कोई रिश्तेदार, किसी की मृत्यु हो गई है और हमें दुख हो रहा है, तो तुरंत दूसरे छाती पर बैठ के सुनाते, तुम आत्मा हो, रोना नहीं है तुम। अवसर मिल गया उनको। तब हम अपनी तलाश में है कि कब इनके साथ होता और हम इनको ज्ञान सुनाए। हम एक बार मेडिटेशन हॉल में बैठे थे, दो कुमार थे, भट्टियां चल रही थी, ग्रुप्स आते हैं, तो एक सो रहा था कंटिन्यूस, तो दूसरा उसको एकदम गुस्से से दिख रहा था, उसको दो तीन बार उसने ये किया और फिर डांट दिया एकदम। और थोड़ी देर के बाद जो सो रहा था वो अलर्ट हो गया, फिर ये सो रहा था फिर इसने अपना बदला पूरा किया। तो सेवा 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 सेवा, जिसको हम सेवा कह रहे हैं शायद वो सेवा है या नहीं है पता नहीं। वो कुछ और तो नहीं है क्या? यही सेवा समाचार, वो सेवा समाचार होता है या मैं का समाचार होता है? मम्मा कितना 3 मास थी बैंगलोर, सेवाएं करके आई इतनी सारी। वो मम्मा से पूछा सेवा कैसी थी, उत्तर था अच्छी थी, फुल स्टॉप, बस, नो वर्णन। हम होते तो कितने फोटो भेज दिए होते इधर। कहीं सेवा ने हमारे पुरुषार्थ को डायलूट तो नहीं कर दिया? कहीं सेवा ने हमारी तपस्या का हाईजैक तो नहीं कर लिया? छीन तो नहीं ली है? कहीं सेवा हमें बाह्यमुखी तो नहीं बना रही है? सुबह से लेकर रात तक केवल बाह्यमुख। सबसे पहली प्रदर्शनी हुई थी मुंबई में, अव्यक्त बाप दादा का संदेश आया था, सबको पता है। बाबा ने संदेश गुलजार दादी द्वारा, बच्चों ने बहुत अच्छी सेवा की, बच्चों का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, ऐसी ही सेवा करते रहे, बाबा का आशीर्वाद, बाबा की दुआएं साथ में है। सारा एक पेज का संदेश था, लास्ट में एक लाइन थी, पर बच्चे बाप को भूले हुए हैं। ये था संदेश, भूल चुके। और सेवाओं में द्वंद्व होता है, सेवा में संघर्ष होता है, सेवा में अवगुण दिख, ये नहीं भूलना है, सेवा इज द फोर्थ सब्जेक्ट। जिन्होंने सेवा को फर्स्ट सब्जेक्ट बनाया है उनकी स्थिति डाउन चली जाती। 2003 में हम इधर हॉस्पिटल में थे, एक भाई एडमिट था, बहुत सेवाएं की थी, ट्रांसपोर्ट में था नीचे, नाम अभी मुझे याद नहीं है। बहुत साल सेवा की, 30-40 साल, पर केवल सेवा ही की। योग, ज्ञान, चिंतन, इसमें कभी इंटरेस्ट नहीं था। अब बीमार पड़े थे, फिर सेवाधारी भाई था, फिर वो सेवाधारी चला गया, कोई आ नहीं रहा था, बड़े दुखी थे वो। जब उनको रोज देखने जाते थे, वो बड़ी दुख भरी कहानी सुनाते थे। और यहाँ तक तो एक बार ये भी कह दिया कि अगर मेरी शादी हो गई होती तो आज पत्नी और बच्चे होते देखने के लिए। यहाँ तो सेवाधारी नहीं है कितने दिनों से, जो भी आता है 4 दिन रहता है, भाग के चला जाता है, क्योंकि बड़े चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते थे, टिकता नहीं था कोई। और उसी दुख में उनको हमने शरीर छोड़ दी, सेवा को फर्स्ट बनाया, सेवा फोर्थ है, द लास्ट। और वो सेवा जो है ना, पहले 3 का परिणाम है, रिजल्ट। अगर ये 3 छोड़ दिए और सीधा इस पे जम कर दिया तो इसमें फिर पब्लिसिटी की चाह, नाम मान, फोटो,
प्रमोशन, प्रसिद्धि, कंपटीशन, ये सब चलो। चौथा है एच, हिसाब किताब। इतनी जो बीमारियां और सब कुछ जो चल रहा है, हम किसके माथे डालते सब? हिसाब किताब। और जो दिन भर कर रहे हैं दिनचर्या में, ना उसमें एक्सरसाइज है, ना उसमें कोई वॉकिंग है, ना उसमें कोई परहेज है, अनकंट्रोल्ड, बाहर का कुछ नहीं खाते, प्याज लहसुन नहीं खाते, बाहर का पानी भी नहीं पीते, पर बीमारियां इतनी सारी क्यों फिर? क्यों? हिसाब किताब, जेनेटिक। वजन इतना क्यों? जेनेटिक। हमारे घर में सबके ऐसे ही। सबसे बड़ा कार्य जो करना है वो भोजन पर करना है। ब्राह्मण जीवन में वास्तव में तीन ही पुरुषार्थ है, ए बी सी, बस। ए, अमृत वेला अर्थात नींद पर विजय, अर्थात स्लीप, आलस अलबेलापन। बी, ब्रह्मचर्य अर्थात काम शून्य, अर्थात ऊर्जा संग्रहित, ऊर्जा का उदात्तीकरण, एक बूंद भी ना जाए शरीर से बाहर, ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य। ये दूसरा। और तीसरा है कंट्रोल ऑफ पैलेट, कंट्रोल ऑफ हंगर, एपिटाइट अर्थात भूख पर नियंत्रण। क्योंकि काम और भूख एक जैसे है। ये अगर वश में हो गया तो वो अपने आप वश में होगा, अगर ये वश में नहीं है तो वो भी नहीं। ये रसेंद्रिय, ये जनेन्द्रिय, दे वर्क टुगेदर, सेम एक्साइटमेंट। अगर इसमें अत्यधिक उत्तेजना वाला है तो वो भी उत्तेजना है। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि व्हेन आई वाज इन अफ्रीका, वहां 6 मास तक फलों पर रहा था, मेवों पर रहा था। और जो मेरे जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष रहा वो ब्रह्मचर्य का ही संघर्ष रहा है, यही लिखा है। पर वहां जब था, अचानक मैंने देखा वो काम वासना लुप्त हो गई और एकदम वेटलेसनेस का अनुभव हो रहा था। तो जैसे ही हम इसका अभ्यास करेंगे, अपने आप एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। और ये करने का सबसे उपयुक्त मौसम अब है। क्यों? आम का सीजन है, तो ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। मुझे लगता है अभी 1 मास हो गया होगा, हमने आम के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं खाया, ओनली मैंगो और पानी, दो ही चीज। ना वजन गिरा है, ना कोई कमजोरी है, स्टेबल है, सारे ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल। प्रोटीन प्रोटीन करते रहते हैं लोग, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए नहीं, हमारे शरीर को अमाइनो एसिड्स चाहिए। और वो सारे अमाइनो एसिड्स अत्यंत उच्च मात्रा में फलों से प्राप्त होते हैं। और जितना हम शरीर में भारी डालते हैं, अशरीरीपन बड़ा मुश्किल होता है, चिंतन रुक जाता है इधर, आर पार नहीं देख सकते चीजों को, ज्ञान को। एक धुंधला एक नशा सा रहता है। अनाज 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 अनाज। पर अनाज महाशय अकेले नहीं आते ना, उसके साथ नमक भी चाहिए, उसके साथ चटनी चाहिए, उसके साथ मसाले चाहिए, उसके साथ तेल चाहिए। एक अनाज, दूसरा अनाज, तीसरा अनाज, और वही वही नहीं, उसमें बोर होता है, फिर नया चाहिए, वैरायटी चाहिए। कुक्ड अट्रैक्ट कुक्ड। कॉन्स्टिपेशन, कब्जी, क्योंकि पानी फिर ज़्यादा लेना पड़ता है, जो कम लेते हैं, फिर ये काढ़ा वो काढ़ा। हमने देखा है जो लोग बुजुर्ग जो शरीर वगैरह छोड़े, अब जब उनके कमरे को जब खाली किया गया, इतने सारे चूरन निकले, बात मत पूछो। अलग अलग प्रकार के चूरन पेट के लिए। कॉन्स्टिपेशन इज अ यूनिवर्सल डिसऑर्डर है, वैश्विक बीमारी है, क्योंकि इतना सारा अनाज ही अनाज डालते जाते हैं। और उस अनाज में कहाँ से आता है वो भी एक प्रश्न ही है। तो चिंतन करना
किसी को देखा देखी कुछ नहीं करना है, ये करता है उसको करने दो, हमें अपना करना है। अपना अभ्यास, अध्ययन, स्टडी, तर्क, लॉजिक। बाबा ने कहा ये ज्ञान अंधश्रद्धा का नहीं है। खुद सोचो, जज करो। ये खाया, अमृत वेले पे क्या असर, ये खाया, योग कैसा रहा, ये खाया, अशरीरपन का याग, ये खाया, विकारों की उत्पत्ति हुई, कितनी हुई, कम हुई। हर प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके देखो, कभी फल खा के देखो, कभी कच्चा खा के देखो, कभी रसाहार करके देखो, कभी एक बार पका खा के देखो, कभी 2 बार पका, कभी 3 बार, कभी 5 बार। सब एक्सपेरिमेंट्स करके देखना है। लाइफ शुड बिकम अ लेबोरेटरी, जिसमें एक्सपेरिमेंट करके देखो। सुबह से चालू करो खाना, कम से कम 10 बार, 2-2 घंटे में खाते रहो, देखो फिर क्या होता है। 5 बार खा के देखो, 3 बार खा के देखो, 2 बार खा के देखो, 1 बार खा के देखो। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके देखना है। कभी ऐसा खा के देखो, हमें याद है हम लोगों ने एक बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, 7 दिन पका हुआ खाया था पर बिना नमक का, देखने के लिए क्या होता है। बड़ा पीड़ा और बड़ा दुख हुआ था बहुत दुख, आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्या है। इसलिए आए थे क्या यहाँ। अलग अलग एक्सपेरिमेंट। हमें याद है जब कोविड था उस समय 84 डेज लिक्विड का किया था। 84 डेज, इतने पेशेंट शांतिवन से आ रहे, ज्ञान सरोवर से आ रहे, पांडवन से आ रहे, लोकल पेशेंट आ रहे, वो पूरा मानसरोवर भरा हुआ है, वहां से हर 2-2 घंटे में पेशेंट आ रहा है। 2-2 घंटे में आया वेंटिलेटर, आया वेंटिलेटर, और पूरा हॉस्पिटल में हम अकेले ही थे उस समय, फिजिशियन। दूसरे जो थे, आज ये डॉक्टर पॉजिटिव आ रहा है, कल वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर हम बीमार पड़ गए तो फिर कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है, क्योंकि आएंगे कैसे। समय हमने करके देखा था, जूस, और वो भी एक ही बार जूस, वो भी आधा ही ग्लास, आधा पानी आधा जूस, बस वही 24 घंटे में, उसका ही भोग, आधा घंटा। ये शुभ रस है, ये अमृत है, ये सोम रस है। ये संकल्प के साथ कुछ नहीं हुआ, ये भी एक एक्सपेरिमेंट था। पर जब मन उधर जाता है तो इधर की याद आती है, जब मन इधर जाता है तो उधर की याद आती है, जब बहुत खाते हैं तो उपवास की याद आती है, और जब उपवास ज्यादा करते हैं तो फिर भोजन की याद आती है। इधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। जब ये कर रहे थे तो एक माता आई और वो चिप्स दे के चली गई ओपीडी में एक बार। हमने सोचा चिप्स ही है, क्या करो, चलो रूम में लेके जाते हैं। रूम में लेके गया, एक खाया, तो दूसरा खाने की इच्छा हुई, तीसरा, फिर भूख जागृत हो गई और 1 महीना लगा फिर उससे बाहर निकलने के लिए। फिर सब पे आ गए, सब कुछ, सुबह दोपहर शाम पे। फिर उससे निकलने के लिए 1 मास लगा, फिर धीरे धीरे वापस निकले, फिर वापस ट्रैप, फिर वापस बाहर, वापस घुसे, वापस बाहर। तो ये लंबा एक्सपेरिमेंट है जो खुद करके देखना है क्या होता है, धीरे धीरे करना। पहला काम नाश्ते पर, उसको अपक वो कर दो, अनकुक। वो एक बार ग्रिप आ गई कि फिर धीरे धीरे शाम पे काम करना है, उस पर ग्रिप आ गई फिर दोपहर में। ब्लड टेस्ट करते रहो, वेट चेक करते रहो, और बैलेंस, बॉडी वेट, बॉडी इमेज, स्लीप एंड एनर्जी, ये 3 पर स्टेबिलाईजेशन आएगा धीरे 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 धीरे। फिर एक टाइम आएगा कि आप लो या ना लो, बॉडी वेट नहीं गिरेगा, सेम रहेगा। परंतु ये सब करते हुए आप देखेंगे अचानक एक अशरीरी अवस्था रहती है, ऑल द टाइम, 24 घंटे। और वो जो एक भोजन संबंधित चिंतन जो चलता है वो जीरो हो जाता है, जीरो हंगर, भूख से परे अवस्था, स्वाद से परे अवस्था। और जब हम चलते फिरते हैं तो वो आत्मिक दृष्टि बहुत सहज, ये शरीर दिखते नहीं है,
क्योंकि हम खुद ही अपने शरीर से ऊपर उठ चुके हैं। सबसे ज़्यादा आकर्षण जो है शरीर का, वो नमक की वजह से। नमक। कुक तो व्यक्ति छोड़ सकता है, नमक नहीं छोड़ पाता। जितने लोगों का नमक कम होता है वो सब वही होते हैं जो नमक खाने वाले होते हैं। कुछ नहीं होता है, जितना चाहिए सब शरीर में है। वाटर का इंटेक अच्छा रखना है, कुछ नहीं होगा। चेक करते रहो, कुछ नहीं होगा। नमक जो है वो तो पत्थर है, और मनुष्य का जन्म पत्थर खाने के लिए नहीं हुआ है। जो मसाले हैं वो तो पचते ही नहीं है शरीर में, इनडाइजेस्टिबल है वो। पर हमको आदत पड़ गई है ना, सब खाते सब खाते। तो शरीर ने धीरे धीरे, उसको कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेजुअल एडजस्टमेंट। तो कुछ लोग हैं जो कांच कांच भी खाते हैं, बॉटल तोड़ के, देखा होगा टीवी में आता है। उनके बॉडी ने उसको भी एडजस्ट कर लिया। ये बॉडी में इतनी पावर है एडजस्टमेंट की कि बात मत पूछो। कुछ भी खाओ, जहर खाओ थोड़ा थोड़ा रोज। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को रोज थोड़ा थोड़ा खिलाया, किसी और को खिलाया होता तो मर गया होता। पर बॉडी में एडजस्टमेंट, ये सारा खेल शरीर का है ही नहीं, मन का है। यहाँ का माइंड की कंडीशनिंग, आप माइंड को समझा दो कि ये, इसमें तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, तो उसको सब कुछ मिलेगा। सारा प्रोटीन, सारे विटामिन, सारे मिनरल्स मुझे अभी और इस समय से, इस प्रकृति के प्राण ऊर्जा से प्राप्त हो रहे हैं। मेरा शरीर प्राण ऊर्जा से जीवित है। फूड फ्रीडम। तो ये चार बातें हैं। सबसे पहली बताई ड्रामा, आय, ईश्वरीय श्रीमत। श्रीमत क्या है? ये खोज है। एस अर्थात सेवा। और चौथा है हिसाब किताब। बीमारियां आती है, हम कहते हैं हिसाब किताब है। अरे तुम क्या खा रहे हो उस पर काम करो, उस पर काम नहीं करते। और जब करते हैं तो कमजोरी, उल्टियाँ। इसको भी समझना है ये क्यों हो गया है। जैसे कोई दारू पीने वाला 40 साल से दारू पीता है और अचानक एक दिन छोड़ देता है तो क्या होता है? विड्रॉल ऐसे ऐसे करने लगता है, उसको चाहिए रहता है दारू। जो पेशेंट एडमिट होते हैं ना, चरस गांजा वाले साधु, उनके शिष्य उनको चुपके से आधी रात को लाके देते हैं। हॉस्पिटल में तो अलाउड नहीं है, चुपके से लाके देते हैं, क्योंकि इतने 50 साल से चरस गांजा पिया है, अचानक थोड़ी छूटता है। उसी तरह फूड भाई सबसे बड़ा एडिक्शन है। इस संसार में अभी दो ही मेन एडिक्शन है, एक तो डिजिटल और एक भोजन। और डिजिटल में भी सबसे बड़ा एडिक्शन है यूट्यूब एंड रैंडम ब्राउजिंग एप्स। शॉर्ट्स रील्स, शॉर्ट्स रील, शॉर्ट्स रील, रैंडम ब्राउजिंग। कुछ भी खोलो, कुछ भी देखो, 1 घंटा गया और वो सारा घुस गया अंदर, कचरा। और वो सबकॉन्शियस माइंड में सब जमा होता है। गेम्स, ऑनलाइन न्यूज़, ऑनलाइन शॉपिंग, देखते रहते कंटिन्यूअस वो स्क्रीन। फूड पर भी काम करना है, हिसाब किताब के मत्थे नहीं डालना है सारा। ये सब हिसाब किताब, वी डिसाइड। हमें सतयुग में जो शरीर है उसका अनुभव यहाँ करना है, कंचन काया का। संपूर्ण निरोगी, एक, कोई थकान नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई रोग नहीं, और निरंतर ऊर्जावान। और जितना उत्तेजित करने वाला हम डालेंगे तो इंद्रिय उत्तेजित होगी। जितना हम ज़्यादा डालेंगे तो आलस आएगा, फिर उठने की इच्छा कहाँ होती है। फिर कहाँ उठ सकते हैं 2:45 बजे? फिर उठेंगे 3:30 बजे, 3:45 बजे, 4 बजे, और वो भी थोड़ा नशे में। अलर्टनेस, ऊर्जावान, उसके लिए चारों ही चीज़ों पर काम करना है। अभी हम एक दूसरा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। सेवाओं में जो संघर्ष होता है उसका एक कारण है, हमारी दृष्टि अवगुणी हो जाती। हम देख ही नहीं सकते कि इसमें कितने। हमें याद है जब हम बहुत पहले यहाँ हॉस्पिटल में आए थे, भाई जी को पता होगा, उस समय छोटे थे। तो एक भाई था, उसके प्रति हमारे मन में अच्छी भावनाएं नहीं थी। ये ठीक नहीं है, सबको ठीक से नहीं बात करते। पर हम एकदम नए थे, और फिर नए नए जाना चालू किए थे पांडव भवन। तो एक दिन
सोचा पैदल जाएंगे, बस जाती थी 3:30 बजे। फिर एक दिन सोचा पैदल जाना है, तो देखा वो भाई जा रहा है अंधेरे में अकेला। मुझे लगा अरे बाप रे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ऐसी इसकी धारणा है। दूसरे दिन हम जा रहे थे, दूसरे दिन बराबर उसका टाइम था, 2:30 बजे, वो चुपचाप जा रहा है। तब हमें लगा कि मुझे रिवीजन करना है, ये जो इनके प्रति हमने मत बनाया है ना, क्योंकि ये हम नहीं कर सकते, अभी मुझे इससे सीखना है। तो सेवाओं में अवगुणी दृष्टि हो जाती। तो आपके बाजू में जो भाई है, ठीक है, जो राइट, उसके विषय में आपको आंखें बंद करके, आप शायद उसको जानते हो नहीं जानते हो, फिर भी उसके विषय में एक दो चीज़ें सोचनी है, इसमें कौन सा गुण है। और जो सामने बाजू वाला है, आप जो है वो उनके विषय में सोचें, आप जो उनके विषय में सोचें, आपके बाजू बाजू में। इधर से भी फिर वैसे ही बाजू 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 में। तो सभी आंखें बंद करेंगे, आपके बाजू में कौन है एक बार देख लो, आपके लेफ्ट में कौन है, उस व्यक्ति के विषय में आंखें बंद करके 2-3 पॉइंट्स आपको सोचने हैं। आंखें बंद करेंगे, सोचो उसके विषय। एप्रिसिएशन चेन कहते हैं। आंखें खोलेंगे और आप बताएंगे, हम माइक पे बताएंगे फिर बाजू वाले के बारे में। कम खर्चा वाला मशीन, कुछ तो स्पेसिफिक उस आत्मा के विषय में, ऐसी कोई पॉइंट हो जो वेरी स्पेसिफिक हो। ये जनरल सोमान हो गया, वेरी वेरी स्पेसिफिक इनके विषय में, कुछ भी। मिलनसार, नेक्स्ट, उनके विषय में। हाँ, आपको पूरा जानने की आवश्यकता नहीं है, आप चेहरे से तो हम सब एक दूसरे को जानते हैं, नाम भले पता नहीं, पर उससे ही पता चल जाता है कि कौन क्या है। हम्म। तो ये बहुत अच्छा है कि रीड करना। हम कौन है, स्टूडेंट है, तो डायरी हो, पेन हो, रीडिंग हो, ये बहुत अच्छा गुण है। नेक्स्ट, ज्ञान योग की चात्रक आत्मा है। नेक्स्ट, निर्माण चित्त, पदम भाई। नेक्स्ट, बहुत अच्छे से बता रही, सरल चित्त, अनुभवी किस बात में, ज्ञान योग में। सरल नेचर, सहयोग की भावना, इधर से। मददगार, इधर से। रमणीक हाँ, साफ दिल, और भी कुछ, अभी का कुछ। हम्म, वो तो है, सभी है, और कुछ वेरी स्पेसिफिक। शांत स्वभाव। नेक्स्ट, हम्म, समय पर एक्यूरेसी, टाइम पर सेवा में आना, ये बहुत बड़ा गुण है। एक्यूरेट, टाइम पाबंद। हम्म, एडजस्टेबल, ये भी बहुत अच्छा गुण है। अलग अलग संस्कारों में तुरंत एडजस्ट कर जाना। नहीं तो एक होता है एडजस्ट, जो नहीं हो पाते ना, जीवन भर संघर्ष करते रहते, लड़ाई चलती है डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट, हर्षित मुख। नेक्स्ट, शांत स्वभाव नेक्स्ट, एकाग्रचित। आप किसके विषय में बताएंगे फर्स्ट वाले का, हाँ, इनका नहीं हुआ है, ये भाई साहब भी बाकी है। कुछ भी, सदा हर्षित नेक्स्ट, मददगार, पीछे पीछे, देवेंद्र भाई के बाजू में भी है। देवेंद्र भाई के विषय में आनंद, कंटेनमेंट, नवनाथ भाई के बारे में। हम्म, हाँ, देवेंद्र भाई इनके विषय में। हर क्या, एक्यूरेट,
नेक्स्ट। हाँ। अच्छा। हॉट नहीं हुए। नेक्स्ट। मेहनती। नेक्स्ट। किसके विषय में? नेक्स्ट नेक्स्ट। ये बोले। किसका है? हाँ, अर्जुन भाई एनी टाइम रेडी। सहयोगी। हर्षित। पीछे। सेवाधारी। हम्बल एंड इजी गोइंग। कोई किसी के बारे में? क्या? ऑलराउंडर। पीछे। हो गए सभी। तो एक राजा होता है। एक व्यक्ति आता है, युवक, वो कहता है मुझे काम दो, मैं हर काम एक्यूरेट करके दिखाऊंगा। राजा इंप्रेस होता है, उसको रखता है और उसको अपने घोड़साल में रखता है। एक दिन बुलाता है कि जो घोड़ों में जो सबसे अच्छा घोड़ा है उसके विषय में तुम्हारा क्या है? वो कहता है वो घोड़ा तो नकली घोड़ा है। राजा कहता है वो सबसे महंगा घोड़ा है, सबसे उत्तम नस्ल का है घोड़ा। घोड़े का जो पहले का मालिक होता है उसको बुलाया जाता है। वो पूछता है ये घोड़े के बारे में बताओ। वो कहता है ये जो घोड़ा था ना, इसकी माँ जो थी वो मर गई थी, इसको हमने गाय का दूध पिला पिला के बड़ा किया। तो ये घोड़ा ओरिजिनल नहीं है, पला हुआ है उस टाइप का। तो वो राजा उस लड़के से पूछता है तुमको कैसे पता? वो कहता है ये जो घोड़ा है जब चारा खाता है ना, मुंह नीचे रखता है, और जो असली नस्ल वाले होते हैं चारा खाते खाते मुंह ऊपर रखते हैं। और राजा इंप्रेस होता है, तुमने कैसे जान लिया, कमाल है। उसको पदोन्नति कर देते हैं, रानी के महल में रख देते हैं, रानी की सेवा में। राजा बुलाता है रानी के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? वो कहता है ये जो रानी है ना, ये शाही कुल की नहीं है। बोलता है तो तलवार ही निकलता है राजा, ऐसे कैसे तुमने बोल दिया? राजा फिर अपने सास ससुर के घर जाता है और पूछता है ये तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ बताओ। वो कहता है आपकी शादी तो हमारी बेटी से तय हो गई थी, पर हमारी बेटी की अचानक मृत्यु हो गई, फिर हमने इसको ले लिया। क्योंकि शादी 6 महीने में होने वाली थी। तो ये वो राजा उस लड़के से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है इसके संस्कार से, क्योंकि जो शाही कुल के होते हैं अपने छोटों से भी आदर से बात करते हैं, पर ये तो हमेशा चिल्लाती रहती है जूनियर्स पर, जो नौकर है उन पर। राजा उसकी और पदोन्नति कर देता है, अपने महल में रख देता है। और कुछ दिनों बाद पूछता है मेरे विषय में तुम्हारा क्या विचार है? कहता है कि तुम जो हो ना, डुप्लीकेट हो। तुम भी राजा के कोई लक्षण नहीं है तुम में। वो कहता है एकदम, वो तो गुस्से में हो जाता है। पर फिर भी राजा अपनी माँ के पास जाता है और माँ से, और हर बार जब ये अच्छा काम करता है, उत्तर देता है, तो राजा इसको हर बार पुरस्कार करता है, कभी गाय भेड़ बकरी, कभी अनाज देता है, हर बार, दोनों बार। तो राजा अपनी माँ के पास जाता है और कहता बताओ मैं कौन हूँ? उसकी माँ कहती है कि हमारा एक भी संतान नहीं थी हमारी, तो जो चरवाया था ना एक, उसका हमने बच्चा दत्तक लिया, वो तुम हो। तो राजा उस लड़के को पूछता है तुमको कैसे पता चला? वो कहता है कि मुझ में राजा के कोई गुण नहीं। वो कहते हैं अगर आप में गुण होते तो आप मुझे पुरस्कार में हीरे जवाहरात ये सब देते। हमेशा तुमने मुझे कभी अनाज दिया, गाय बकरियां भैंस ये सब अनाज। ये कोई राजा के लक्षण है क्या? तो लक्षण किसमें दिखाई देते हैं? संस्कारों में। उससे पता चलेगा, कोई कितना भी छुपाए परंतु वो दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं कि ये किस कुल का है। और बाबा कहते हैं तुम सर्वोच्च कुल की हो, हाईएस्ट कुल की हो। तो हमारे अंदर क्या लक्षण है वो हमें देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट था ड्रामा का। तो अभी हम इसमें छोटे छोटे 8 4 5 ग्रुप बनाएंगे। इधर आ जाएंगे कुछ लोग, या वहीं पे गोल गोल या खड़े हो जाएंगे 7 8 लोग। ये 7 8 लोगों का एक ग्रुप, दूसरा एक 8 लोगों का एक ग्रुप छोटा सा, एक तीसरा ग्रुप थोड़ा नज़दीक, और एक लास्ट वाला ग्रुप। तो सबसे पहला ग्रुप है उसको हम एक टास्क दे रहे हैं, आपको इसके विषय में सोचना है।
कोई भी 8 लोग आ जाइए, 8 या 10 लोग, छोटे छोटे एक एक ग्रुप। तो आपका जो फर्स्ट ग्रुप है, आपको यहाँ पे चिंतन करना है। आपके सामने एक परिस्थिति हम दे रहे हैं। आप सब लोग जो है, आप बाबा की यज्ञ में है, ठीक है। अचानक किसी आपके सामने एक परिस्थिति निर्माण हुई है कि अचानक आप सेवा कर रहे हैं और आप किचन में सेवा है, ठीक है। आपने 100 लोगों का भोजन बनाया है, पर अचानक अब 500 लोग आने वाले हैं और आपके पास केवल 1-2 घंटे है। तो उस 2 घंटे में आप क्या प्लानिंग करोगे और कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करोगे, उसके बारे में आपस में चिंतन करना है। 2 ही घंटे है बस, और लोग एकदम असंख्य, चौबल 500 पीपल आर कमिंग, जो केवल 100 ही लोगों का था। और अभी टाइम हो गया है शाम के 6 बजे, लोग आने वाले 8 बजे। आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसके ऊपर आपस में थोड़ा चिंतन करेंगे और बताएंगे। नेक्स्ट ग्रुप जो है वो, आप चालू कर दो अपना चिंतन। नेक्स्ट ग्रुप जो है उसमें ऐसा हुआ कि एक भाई ने डिससर्विस कर दी है। अब उसके लौकिक वाले चिढ़ गए, भयंकर चिढ़ गए। एक ऐसी डिससर्विस कर दी है उसने, काम विकार से संबंधित, और उसके घर वाले अभी चिढ़ गए हैं। और वो जो व्यक्ति आया है बहुत चिढ़ा हुआ है, और पर वो इंटेलिजेंट भी है, समझता है। आप उसको कैसे समझाओगे अब कि वो तो पूरी संस्था को गालियां दे रहा है कि पूरा ब्रह्मा कुमारी से ऐसा ही है, तुम लोग ऐसे ही करते हो। आपको इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, आपस में थोड़ा सा चिंतन करो। वो गुस्से में, चाहे तो आप एक्टिंग भी कर सकते हो, एक भाई आ रहा है जो गुस्से में है और बाकी सब लोग उसको कन्विंस कर रहे हैं, कैसे स्टार्ट। नेक्स्ट ये जो ग्रुप है, तो यहाँ पर आपके सामने एक ब्रह्मा कुमार है, ठीक है, आपका ही साथी है। और अब वो कहता है कि मुझे शादी करनी है, ठीक है। उसके मन में विचार आ गया है, वो खाली 4 दिन के लिए लौकिक गया था घर, और बचपन की उसकी कोई फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड, फिर तो वो भूल गई थी। पर अभी वो भी और उसके घर वाले भी सारे फोर्स कर रहे हैं उसको। वो कहता है मुझे शादी करनी है। तो इस सिचुएशन को, अब वो आपका साथी है, 20 साल से आपके साथ है, और अचानक मन में ये उत्पन्न, आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे, उसकी डिस्कशन। लास्ट जो ग्रुप है उसमें एक ऐसा कुमार है जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करता था, पर अभी उसको इंटरनेट की आदत पड़ गई है। उसका अमृत वेला बिल्कुल मन नहीं लगता है, मुरली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और बहुत निगेटिव बातें करता है। और जो पुरुषार्थी है उनका विरोध करता है। ऐसी आत्मा हो गई है, और अंदर से दुखी भी है। कभी कभी आके बैठता है, बड़ा उसको अंदर से डिप्रेशन है कि उसको भी अंदर से तो इच्छा है कि मुझे बहुत पुरुषार्थ करना है, पर उससे हो नहीं रहा है। तो वो आपका साथी है, आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे, थोड़ी पॉइंट्स निकालनी है। स्टार्ट। आपस में मिलके कुछ पॉइंट्स निकालेंगे कि उसको हम कैसे कन्विंस। एक माइक और है, माइक, माइक होगा तो। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। फर्स्ट ग्रुप को माइक दे देंगे। फर्स्ट ग्रुप पहले अपनी परिस्थिति बताएंगे, और फिर उसके ऊपर सॉल्यूशन आपके जो टीम ने निकाला है सब लोग सुनेंगे। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। इनका सुनेंगे अभी, फर्स्ट ग्रुप का। स्टार्ट। मतलब एक तरफ ऐसी भोजन बनाएंगे जो फास्ट होता है, ये एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा और क्या, ये तो हो गया कि रेसिपी इसका हो गया, उसके अलावा। ओके, वो भी रेसिपीज में आ गया। उसके अलावा फ्रूट्स, नहीं नहीं, वो तो सब फूड रिलेटेड। मुझे ये चाहिए कि आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, एक मीटिंग लेंगे उस टाइप का, मतलब आपस में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, वो वाली पॉइंट। हाँ, राइट, वो भाई जी ने बता दिया वो सारी पॉइंट्स। इसके अलावा और भी कुछ कोई सोच सकता है? ये एक अचानक परिस्थिति आई है। हाँ नहीं, वो तो फूड रिलेटेड हो गया सारा। उससे अलावा मतलब मन के लेवल का, संकल्प के तल का।
हाँ हाँ, राइट, इस टाइप का। हाँ, तो एक तो भोग और बाबा से कनेक्टेड हो जाना उसी अचानक की परिस्थिति में, इसके भी अलावा और कुछ? हाँ, राइट राइट। भूल जाए। बहुत बहुत बढ़िया, परफेक्ट, सभी तालियां। सेकंड ग्रुप, और भी कोई पॉइंट हो तो बता दीजिए, या सेकंड ग्रुप को दे दीजिए। पहले अपनी परिस्थिति बतानी है, बाकी लोग बैठ जाएंगे। सुखदेव भाई, थोड़ा चेयर्स हटा देंगे, कुछ और करना है एक 5 मिनट में, इसके बाद चेयर्स हटा देंगे, सब खड़े रहे तो अच्छा है। चेयर्स हटा दो। बोलिए भाई जी, परिस्थिति क्या थी? नहीं, आवाज नहीं आ रहा। स्टार्ट। ओम शांति। हाँ। उस भाई ने जो गलती कर दिया, हम्म उसके कारण से जो परिस्थिति सबसे उसकी भावना बहुत खराब है, तो उस समय हम डायरेक्ट उससे ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। सबसे पहले तो उसको आत्मा के नजर से वहाँ पर बिठाएंगे, 2 मिनट शांति का दर्शन देंगे। उसके बाद में फिर हम पूछेंगे कि कैसा आना हुआ, क्या हुआ। उसके बाद उसके मुंह से जो भी निकले, सबसे पहले हम उसकी नस को किस हालत में है वो और क्या कहने चाह रहा है, और उसकी वे हमारे ऊपर कैसी नजर है और क्या कहने वो चाह रहा बहुत है। गुस्से में है, वो सुनने को तैयार नहीं है आपकी एक भी बात। अब क्योंकि बताओ। क्योंकि गुस्सा तो ज्यादा देर तो नहीं टिक सकता है, तो कुछ ही देर में ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको हम इसी तरीके से। अच्छा, पूरा वर्णन करेगा गुस्सा का कारण, ठीक है। फिर उनसे ही समाधान निकलेगा। ये और जहाँ प्रश्न उनका है, समाधान भी फिर उनसे वही ही निकालेंगे। ठीक है, और भी कुछ? वो एकदम निगेटिव विचार है उसके, हम वो पूरी पहले पूरी संस्था को ब्लेम कर रहा है। पहले हम उसको बाबा को याद करके मन से उसको सकाश देंगे, करेक्ट, परफेक्ट। और सकाश दे करके उसको मन को शांत करेंगे। फिर हम उसको सुनेंगे। हम्म सुनने के बाद में पहले सुनेंगे, वो खाली करेगा, तब तक में वो पूरा शांत हो जाएगा। फिर हम अपनी बातें कुछ बताएंगे। खिला भी दो। हाँ, टोली वगैरह भी खिला देंगे। पहले तो बिठाना है उसको, गुस्से में है। तो फिर जो है उनको कि हमारी संस्था में कोई स्वभाव संस्कार के बस एक व्यक्ति ने गलती कर दिया, सब व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति भी हैं। हाँ आप जो भी गलती हो गई है, आप उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हाँ, माफी मांगना बहुत आवश्यक है। तो करेक्ट। और भी कुछ कोई पॉइंट किसी? हाँ। फिर उसकी गुस्सा पहले अपने आप शांत हो जाएगा। फिर परफेक्ट। उसकी राइट राइट, बहुत अच्छा। नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप का प्रश्न क्या है पहले वो बताएंगे, और फिर परिस्थिति क्या है आपकी। हाँ ये वाला ले लीजिए। कोई कुमार शादी करने के लिए गाँव गए थे, शादी करने का उनका इच्छा हुआ, तो इसके लिए हमारा ये बाबा सबसे पहले तो बोला कि शादी जो है बर्बादी है ना। और एक बात है कि हम जब ब्रह्मचर्य तोड़ते हैं तो हम जितना भी कमाई किया हुआ, जितना तपस्या किया, सेवा किया, सब जीरो हो जाता। आप उसको कैसे कन्विंस करोगे? वो एकदम उसके अंदर जोश है, नशा चढ़ा हुआ है, अब वो कुछ भी नहीं दिखता है उसको। पहले पूरी जानकारी लेंगे हाँ के बारे में, हाँ हाँ। क्या सिचुएशन है, और फिर मैं ब्राह्मण जी की जो वैल्यूज है के बारे में समझाएंगे। फिर भी नहीं हो रही है तो मैं बड़ों को। और इसके अलावा अपने लेवल पे हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, ये इनको दे, अपने लेवल पे, अपने अनुभव से जीवन के। उनको सबसे पहले मृत वेला उनको योगदान देंगे ओके, आत्मिक दृष्टि से। शादी मत करना, शादी मत करना। और दूसरा, उसको ब्रह्मचर्य का महत्व बताएंगे, जिससे कि उनको फिर से दोबारा उमंग उत्साह हो, और जब वो ज्ञान में आए थे उस टाइम में उनका जो उमंग उत्साह था वो भी याद दिलाएंगे। तो इस तरीके से हम उनको फिर से, उसको ये भी हम बता सकते हैं ना कि शादी तो करो ठीक है, पर आगे क्या क्या होगा वो फिल्म को आगे का देखो। ये तो एक टेम्पररी संवेदना है, सेंसेशन आ गया है, भाव।
पर आगे उसका क्या परिणाम है वो भी तो देखना है उसको। जी कोई दोस्त या कोई साथी अगर किया हुआ है शादी, उनके जीवन में जो तकलीफ हाँ वो देखो संसार के गृहस्थी क्या क्या कर रहे हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। और भी कुछ। हाँ रोक दिया था हम लोग एक बार एक जगह भट्टी करने गए थे, तो कुमार आए थे बहुत पहले, कुमारों की भट्टी थी। तो भट्टी से 1 घंटा पहले एक कुमार आया और कहने लगा मेरा अगले महीने शादी है, तो भट्टी अटेंड करूँ या ना करूँ हमने कहा खतरा बहुत है आप देख लो। नेक्स्ट कोई भी पॉइंट एक और। हाँ देख लिया था ये तो क्या होता है। हाँ हाँ बंधन है ना, एक भयंकर बंधन है। जो जिसको स्वतंत्र रहने की आदत हो गई वो बंधन सहन नहीं कर सकता है। वो थोड़ा थोड़ा लग रहा है उसको, बट वो टेम्पररी है। और भी कुछ अर्जुन भाई। तो उसके जड़ में जाएंगे, पहले तो उसको ये पूछेंगे भाई आपको आकर्षण कहाँ से होगा, आपको जो प्राप्ति है वो तो आपको शादी करके। बाबा ने एक मुरली एक वरदान में था कि इस यज्ञ से एक भी आत्मा बाहर नहीं जानी चाहिए, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी लगा दो। वो जो इलेक्ट्रिक होते हैं ना, तार तार लगा देते हैं वैसी, क्योंकि ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा है। अगर एक मास में 1000 लोग कोर्स करते हैं तो 20,000 शायद छोड़ के भी चले जाते हैं या इरेगुलर हो जाते हैं, आते ही नहीं है सेंटर पे, डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सबसे बड़ी सेवा हमको जो भीतर है उनके इनको ही मजबूत करना है, इस यज्ञ को ही मजबूत करना है, यहाँ से एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट ग्रुप नहीं, पर उसके पास मोबाइल है, रात का समय 11 बजे का टाइम है, बिस्तर पे है, हाथ में मोबाइल है, अंधेरा है, कमरे में कोई नहीं, ये है माया। तब विचार आता है, तब वहां बैठ के वो रामायण तो नहीं देखेगा उसमें ना हाँ पेरेंटल कंट्रोल, यस। और भी कुछ। उसको कॉमेडी शोज देखने की आदत हो गई है, स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखने की आदत हो गई है, न्यूज़ चैनल्स देखने की आदत हो गई है, एडल्ट कंटेंट देखने की आदत पड़ गई है, या फिर गेम्स की आदत पड़ गई है, और या फिर मूवीज़, या फिर कोई सीरीज़, या कोई सीरियल्स। ये भयंकर है सारा, या रैंडम रील्स और शॉर्ट्स रात को 12-12 बजे तक वही देखते रहता है। और क्या बताएंगे, और भी कुछ। सब क्योंकि टाइम कितना वेस्ट हो रहा है उसका, उसमें उसको हम समझाएंगे कि टाइम वेस्टेज हो रहा है, एनर्जी वेस्टेज हो रहा है, ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है, और उसका ना अमृत वेला ठीक से हो पा रहा है। तो उसको हमको थोड़ा पर्सनल काउंसलिंग के लिए टाइम देना पड़ेगा। और भी कुछ कोई सोच सकता है यानी। हाँ राइट। तो अगर आपका कोई एक छोटा सा ग्रुप है चिंतन का, तो उसको उसमें इनवाइट करना है, भाई मुरली चिंतन का कोई छोटा ग्रुप, ताकि वो रोज चिंतन करे। क्योंकि ये सबसे निकलने की विधि है ज्ञान, और ज्ञान एक ऐसा एक ग्रुप में वहाँ जाएगा ना, या ऐसी कोई भट्टी में, तो अपने आप चेंज हो जाएगा। या कोई सेंटर पर भट्टी होने वाली है, हम वहाँ उसको भेज दे कि भाई 3 दिन जाके आ जा, हो सकता है उसमें ही उसका परिवर्तन हो जाए। क्योंकि जिसने अमृत को स्वाद जिसने चखा है और अभी विष जो पी रहा है, उसको वो स्वाद उसके माइंड में है। जिन्होंने पालना ली है, बाबा की पालना ली है, दादियों की अभी भले वो गिर गया है, पर उसके मन में वो टेस्ट तो है ना। हर एक आत्मा जब तक पुरुषार्थ नहीं करती है तब तक वो अतृप्त ही है, भले ऊपर से कितना भी दिखाए हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं बिना पुरुषार्थ के, पर आत्मा की प्यास तो वही है ना, परमात्मा मिलन, प्रभु प्रेम। तो उसमें वो संस्कार है, खाली हमको उसको स्मृति दिलानी है। अब एक लास्ट एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। आप कुछ लोग मिलके जमीन पर बाबा अल्फाबेट बनाना है, बी बनाएंगे लेटे हुए, ऊपर से अगर हेलीकॉप्टर से देखे तो बाबा दिखना चाहिए नीचे। एक ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप। इधर एक आएगा, एक बीच में आएगा, एक नीचे आएगा, और 2 जोड़ने वाले। एक ये हो गया बी, इधर एक, इधर बीच का एक, बीच में एक, इधर आप ऐसे ऐसे ऐसे, बी इधर है ना, हाँ इंग्लिश वाला बी।
8 8 जैसा होगा थोड़ा सा। यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 सामने आ जाओ, ऊपर से बी दिखना चाहिए। ये हो गया बी। अब इधर एक ए बनाएंगे, ए यहां से ऐसे 2 भाई, एक इधर एक उधर, ए ए ए टेढ़ा ए, हाँ ये ए, आप जाएंगे इधर, इधर 2 आड़ा आड़ा, इंग्लिश इंग्लिश, इधर एक आएगा, एक बीच में क्रॉस, एक बीच में, ये है ए, बाबा वापस बी। ऊपर से हेलीकॉप्टर से देखे तो बाबा दिखना चाहिए। इधर एक 8 8 8 जैसा बना दो, इधर 2, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, इधर और इधर, इधर इधर एक, और वापस ए इधर, ए के लिए आ जाओ कोई तो, एकदम ढीला छोड़ देंगे शरीर। ए एक ऐसा, एक उधर एक इधर, आ जाओ कोई भी आ जाओ, एक इधर और एक बीच में, एक और चाहिए लास्ट, कोई भी एक इधर एक चाहिए भाई जी। तो सभी, और बाकी जो है वो जमीन पे लेट जाओ, बाकी जो है सब जमीन पर। सॉफ्ट म्यूजिक, शरीर ढीला, रिलैक्स, हाथ शरीर से थोड़ी सी दूरी पर, पूरा शरीर हल्का। योग निद्रा का अभ्यास, हाथों के तलवे आकाश की तरफ, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। जिन्होंने मिलकर बाबा बनाया है, अनुभव करें कि मैं बाबा अक्षर में समा रहा हूं। बाबा और मैं एक। बाबा शब्द में मैं आत्मा विलीन हो गई हूं। कोई बोझ नहीं, कोई भार नहीं, एकदम हल्कापन। दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, पेट रिलैक्स। बाबा शब्द मेरे रोम रोम में समा रहा है। चेतन मन, अचेतन मन, अंतःकरण, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मेरे अंग अंग में पवित्रता, मेरे रोम रोम में पवित्रता। मैं बाबा की छत्र छाया में हूं। मेरे जीवन के सारे विघ्न दूर हो गए हैं। मैं निर्विघ्न हूं, विजयी हूं, तपस्वी हूं।
मैं सब प्रकार के व्यसनों से मुक्त हूँ। मेरा समय अनमोल है। हर पल सजग हूँ, होश में हूँ। मेरा ये शरीर केवल और केवल 2 कार्यों के लिए है, सेवा और तपस्या। भोग विलास का मार्ग मेरा मार्ग नहीं है। मैं तपस्वी हूँ। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, आकाश को देखेंगे। विराट आकाश, अथांग आकाश। शरीर में चेतना फिर लौटाएंगे। पैरों की हलचल, हाथों की हलचल, और उठकर बैठेंगे। और लास्ट में एक सर्कल बनाएंगे। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो जाएंगे। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक बड़ा सर्कल, सिंगल सर्कल, एक सिंगल सर्कल। सभी नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। एक बिग सर्कल, बहुत दूर दूर नहीं, नज़दीक नज़दीक, थोड़ा और नज़दीक। हाँ, बस आंखें बंद। मेरे शरीर में पवित्रता की दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मेरे दोनों हाथों से पवित्रता इन 2 आत्माओं को जा रही है। मेरे पूरे शरीर में पवित्रता की करंट है। पवित्रता का एक सर्किट, एक ऑर्बिट, एक वर्तुल मेरे रोम रोम में पवित्र ऊर्जा। मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। यहाँ उपस्थित सभी तपस्वी कुमारों की पवित्रता मुझ में समा रही है और मेरी पवित्रता इन सबको जा रही है। मेरे शरीर की, मेरे मन की, मेरे मस्तिष्क की सभी कमजोरियां नष्ट हो रही है। मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं। मेरे अंग अंग से पवित्रता चारों तरफ फैल रही है। सारी सृष्टि पावन हो रही है। अब धीरे धीरे सभी हाथ छोड़ देंगे। अच्छा, ओम शांति। इस सत्र को यहीं पूरा करते हैं। ओम शांति।